आज का हमारा मिशन परमाणुओं को बचाना है। बिल्कुल। 19वीं सदी के आखिर में फिजिक्स एक बहुत बड़ी मुसीबत में थी। उसके अपने ही नियम कह रहे थे कि हमारे आसपास मौजूद हर चीज, हर एटम एक सेकंड के खरबवें हिस्से में खुद को तबाह कर लेगा। हाँ, ये कहानी क्लासिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी गड़बड़ी और मतलब दुनिया के वजूद के बीच की लड़ाई की है। और ये समस्या शुरू हुई रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। हाँ, कागज पर तो वो मॉडल बिल्कुल परफेक्ट था, एक मिनी सोलर सिस्टम जैसा। हाँ, बीच में भारी न्यूक्लियस सूरज की तरह और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रहों की तरह। बिल्कुल। आइडिया सुनने में बहुत खूबसूरत और सिमेट्रिकल था, लेकिन इस खूबसूरत मॉडल में एक हिडन ग्लिच था, एक छिपा हुआ बग जो पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता था। तो आज हम सोर्स मटेरियल की मदद से ये समझेंगे कि कैसे एक हीरो नील्स बोर ने फिजिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हैक करके नए नियम लिख दिए। हम बोर के उन 3 क्रांतिकारी नियमों को डिकोड करेंगे जिन्होंने न सिर्फ एटम को बचाया बल्कि क्वांटम दुनिया का दरवाजा भी हमेशा के लिए खोल दिया। तो चलिए इस मिशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस हिडन ग्लिच को समझते हैं। रदरफोर्ड का सोलर सिस्टम मॉडल सुनने में तो इतना सही लगता है, तो दिक्कत कहाँ थी? एक ग्रह तो सूरज का चक्कर लगाते हुए अपनी एनर्जी नहीं खोता, तो फिर इलेक्ट्रॉन और ग्रह में क्या फर्क था कि इलेक्ट्रॉन के साथ एरल 404 एटम कोलैप्सिंग वाली नौबत आ गई? बहुत अच्छा सवाल है और यही इस पूरी पहेली का केंद्र है। फर्क सिर्फ एक शब्द का है, चार्ज। चार्ज? हाँ, ग्रह न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है। और 19वीं सदी की क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक नियम पत्थर की लकीर था। मैक्सवेल वाला? हाँ, मैक्सवेल का, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अपनी दिशा बदलता है या एक्सेलरेट करता है, जैसे गोल गोल घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी ऊर्जा छोड़नी ही पड़ेगी। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे या ना चाहे घूमते रहने की कीमत उसे अपनी एनर्जी देकर चुकानी पड़ेगी। एग्जैक्टली। जैसे कोई गाड़ी रेस ट्रैक पे घूम रही है और उसका पेट्रोल लगातार लीक हो रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार कम होती जाएगी तो वो न्यूक्लियस के और करीब आता जाएगा। हाँ। उसका रास्ता एक परफेक्ट गोला नहीं रहेगा, बल्कि एक स्पाइरल पाथ बन जाएगा, एक घुमावदार मौत का रास्ता। वो हर चक्कर के साथ न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और अंत में बूम पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस में जाकर समा जाएगा। और ये सब बहुत तेजी से होगा। कितना तेजी से? कैलकुलेशंस के हिसाब से इस पूरी प्रक्रिया में, मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिरने में सिर्फ 10 to the power of -12 सेकंड्स लगते। 10 की पावर -12, मतलब 1 सेकंड का खरबों हिस्सा। हाँ, अगर ये सच होता तो हमारे आसपास कुछ भी स्थिर नहीं होता, ना ये कुर्सी, ना ये हवा, ना हम और आप। ये फिजिक्स का सबसे बड़ा एरर 404 था, एक ऐसा सिस्टम क्रैश जिससे कोई नहीं बच सकता था। और इसी नामुमकिन सिस्टम क्रैश को रोकने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरो की, नील्स बोर, साल 1913 में। सोर्स मटेरियल में उनके बारे में एक बहुत मजेदार बात बताई गई है कि बोर सिर्फ एक जीनियस फिजिसिस्ट नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे फुटबॉल गोलकीपर भी थे। हाँ, शायद इसीलिए वो लीग से हटकर सोचने और गोल बचाने में माहिर थे। सही बात है। एक गोलकीपर के तरह ही बोर समझ गए थे कि पुराने तरीकों से इस गोल को नहीं बचाया जा सकता। वो समझ गए थे कि इस पहेली को क्लासिकल फिजिक्स के नियमों से हल करने की कोशिश करना ही बेवकूफ़ी है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने न्यूटन की सदियों पुरानी क्लासिकल फिजिक्स को मैक्स प्लैंक की बिल्कुल नई और अजीब क्वांटम थ्योरी के साथ मिला दिया। स्लाइड्स में इसकी एनालॉजी बहुत अच्छी दी है, जैसे किसी विंटेज कार में स्पेसशिप का इंजन लगा देना। बिल्कुल। लेकिन ये क्वांटम थ्योरी, ये नया हथियार आखिर है क्या जिसने सब कुछ बदल दिया? क्वांटम थ्योरी का जो मूल आइडिया था वो बहुत क्रांतिकारी था। वो कहती है कि एनर्जी लगातार बहने वाली चीज नहीं है, जैसे नल से बहता पानी। ओके। बल्कि एनर्जी रेत के कणों की तरह छोटे छोटे फिक्स्ड पैकेट्स में आती है, जिन्हें प्लैंक ने क्वांटा कहा। क्वांटा? हाँ, रूल ये है कि आप या तो एक पैकेट ले सकते हैं, या 2 या 3, लेकिन 1.5 या 2.7 पैकेट नहीं ले सकते। मतलब एनर्जी डिजिटल है, एनालॉग नहीं। बिल्कुल, प्रकृति अपने सबसे छोटे लेवल पर डिजिटल है। ठीक है, तो बोर ने इस नया हथियार क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके एटम को बचाने के लिए एक नई रूल बुक लिखी। चलिए इस क्वांटम रूल बुक को एक एक करके डिकोड करते हैं। बोर का पहला नियम था स्टेशनरी ऑर्बिट्स का। हाँ, बोर ने कहा
इलेक्ट्रॉन कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते। अच्छा, उनकी अपनी फिक्स्ड रिजर्व्ड सीट्स या सेफ लेन्स होती हैं। इन सेफ जोन्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा गया, जिन्हें हम आज KLMN शेल्स के नाम से जानते हैं। एक मिनट, ये तो चीटिंग जैसा लगता है। मतलब क्लासिकल फिजिक्स की एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए बोर ने बस कह दिया कि चलो मान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम इन खास जगहों पर होती ही नहीं है। बिल्कुल, और उस समय के फिजिसिस्ट ने इस पर सवाल उठाया भी था। ये एक जबरदस्त और विवादित कदम था। उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया? नहीं, उन्होंने बस ये कहा कि अगर हमें एटम को बचाना है तो हमें ये मानना पड़ेगा। उनका सबसे बड़ा नियम ये था, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी लेन में है वो क्लासिकल फिजिक्स के नियम तोड़ देगा और कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। मतलब नो एनर्जी लॉस इक्वल्स नो डेथ स्पाइरल। एग्जैक्टली, एटम अब स्थिर है। ये एक पोस्टुलेट था, एक ऐसे बात जिसे बिना सबूत के मान लिया गया क्योंकि वो काम कर रही थी। वाह, तो प्रॉब्लम को सुलझाने के बजाय उन्होंने नियम ही बदल दिया। ठीक है, तो उन्होंने इन सेफ जोन्स को बनाकर एटम को गिरने से तो बचा लिया, लेकिन कौन तय करता है कि ये सेफ जोन कहाँ होंगे? हाँ, और यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। ये था नियम नंबर 2, द VIP पास, यानी क्वांटाइजेशन का नियम। VIP पास? हाँ, इन स्पेशल ऑर्बिट्स में एंट्री के लिए एक मैथमेटिकल VIP पास चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऑर्बिट बना ले। और ये VIP पास क्या था? क्या ये घूमने की स्पीड जैसा कुछ है? आप इसे घूमने की जिद या अमाउंट ऑफ स्पिन समझ सकते हैं। टेक्निकल भाषा में इसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की ये जिद कुछ फिक्स्ड लेवल्स पर ही हो सकती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेकिन 1.5 या 2.7 नहीं। फिर से वही डिजिटल वाली बात? हाँ, इसका एक जादुई कोड या फॉर्मूला है MVR equals to NH2 pi। MVR equals to NH2 pi। यहाँ N ऑर्बिट का नंबर है और H प्लैंक का कांस्टेंट है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले पर फिट नहीं बैठता तो उस ऑर्बिट में उसकी नो एंट्री थी, वो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। कमाल है। तो हर ऑर्बिट का अपना एक सीक्रेट कोड है। मतलब बोर ने एटम के अंदर ट्रैफिक रूल्स बना दिए। बिल्कुल। अब आता है तीसरा और सबसे अजीब नियम, द क्वांटम जंप। ये जंप वाली बात मेरे लिए पहचाना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर अचानक प्रकट हो जाता है? अब बिल्कुल सही है, ये साइंस फिक्शन जैसा ही लगता है, लेकिन क्वांटम दुनिया की सच्चाई यही है। मतलब बीच का रास्ता वो तय नहीं करता? नहीं, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप कर सकता है, लेकिन वो बीच में कहीं नहीं रह सकता। जैसे आप सीढ़ियों पर या तो पहली सीढ़ी पर हो सकते हैं या दूसरी पर, आप बीच हवा में नहीं लटक सकते। ये एक क्वांटम लीप है। तो ये जंप काम कैसे करता है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? दोनों तरह से। अगर इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी वाले ऑर्बिट से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाना है तो उसे बाहर से सही मात्रा में एनर्जी का एक क्वांटा एब्जॉर्ब करना पड़ता है। फोटॉन से? हाँ, जैसे लाइट से। इस हालत को एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, जो कि अनस्टेबल होती है। इलेक्ट्रॉन वहाँ ज्यादा देर नहीं टिकता। और जब वो वापस अपनी असली जगह पर आता है? जब वो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट से लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में वापस कूदता है तो उसे स्टेबल होने के लिए अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर फेंकना पड़ता है। एमिशन? हाँ, एमिशन। और यही वो पल है जब लाइट बनती है। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी एक पैकेट में फेंकता है वो ही हमें रोशनी यानी एक फोटॉन के रूप में दिखती है। मतलब एटम के अंदर लाइट का बनना या एब्जॉर्ब होना सब इन क्वांटम जंप्स का खेल है। बिल्कुल। स्लाइड्स में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है कि उस फोटॉन का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि छलांग कितनी बड़ी थी। एक ऊंची छलांग मतलब ब्लू या वायलेट लाइट। सही है, ज्यादा एनर्जी वाला फोटॉन। और एक छोटी छलांग मतलब कम एनर्जी वाला फोटॉन यानी रेड लाइट। एग्जैक्टली। बोर ने एटम के अंदर छिपे लाइट के कोड को क्रैक कर लिया था। ये थ्योरी सुनने में तो कमाल की है। एक बागी फिजिसिस्ट आता है और फिजिक्स के सारे पुराने नियम तोड़कर कहता है कि एटम ऐसे काम करता है। लेकिन साइंस में सिर्फ कहानी से काम नहीं चलता, इसका कोई सबूत भी था। सबूत था। और वो मिला हाइड्रोजन के फिंगरप्रिंट से। हाइड्रोजन का फिंगरप्रिंट? हाँ, जब हाइड्रोजन गैस से भरी एक ट्यूब को हाई वोल्टेज बिजली दी जाती है तो वो चमकने लगती है। लेकिन अगर आप उस रोशनी को एक प्रिज्म से देखें तो आपको इंद्रधनुष के सारे रंग नहीं दिखते। तो क्या दिखता है? आपको सिर्फ कुछ खास रंगों की चमकदार लाइनें ही दिखती हैं। एक लाल, एक हरी, कुछ नीली और बैंगनी। अच्छा, एक तरह का एटॉमिक बारकोड।
बिल्कुल सही शब्द है। इसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं और ये हर एलिमेंट का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। सालों से क्लासिकल फिजिक्स ये नहीं समझा पा रही थी कि हाइड्रोजन सिर्फ यही खास रंग क्यों छोड़ता है। और यहाँ बोर की थ्योरी का असली टेस्ट हुआ। हाँ, बोर ने अपनी क्वांटम रूल बुक और उस वीआईपी पास वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैथ से कैलकुलेट किया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब ऊंची ऑर्बिट से नीचे ऑर्बिट में कूदेगा तो उसे कौन-कौन से रंग की लाइट पैदा करनी चाहिए। उन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर दी। हाँ, उन्होंने थ्योरी के आधार पर पहले से ही बता दिया कि स्पेक्ट्रम में कौन-कौन से रंग की लाइनें कहाँ-कहाँ दिखनी चाहिए। और जब एक्सपेरिमेंट के नतीजों से उसे मिलाया गया तो नतीजा एकदम वही निकला जो बोर की थ्योरी ने बताया था। थ्योरी प्लस एक्सपेरिमेंट इक्वल्स टू परफेक्ट मैच। वाह, ये एक जबरदस्त जीत थी। ये इस बात का पहला पक्का सबूत था कि एटम के अंदर की दुनिया वाकई क्वांटाइज्ड है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। बोर ने एटम को ढहने से बचा लिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पहेली सुलझा दी और इस शानदार जीत के लिए उन्हें 1922 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। तो बोर का मॉडल हाइड्रोजन के लिए एक परफेक्ट हिट था, लेकिन जब दूसरे एलिमेंट्स पर इसे आजमाया गया तो क्या हुआ? क्या ये यूनिवर्सल हिट था या सिर्फ वन हिट वंडर? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है कि ये एक वन हिट वंडर ही साबित हुआ। अच्छा, बोर का मॉडल गलत नहीं था, बस अधूरा था। जैसे सोर्स में लिखा है, ये एक ऐप जैसा था जो सिर्फ एक ही फोन यानी हाइड्रोजन पर परफेक्ट चलता है, बाकियों पर क्रैश हो जाता है। क्यों? बाकी एटम्स में ऐसी क्या दिक्कत थी? बाकी एटम्स में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में 2, लिथियम में 3। जैसे ही एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते, उनके बीच का आपसी रिपल्शन बोर के सीधे साधे कोड को क्रैश कर देता था। और क्या कमियां थी? दूसरी बड़ी कमी यह थी कि ये मॉडल ये नहीं समझा पाया कि एटम्स जुड़कर मॉलिक्यूल्स जैसे H2O कैसे बनाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ओके। और तो और जब स्पेक्ट्रम लाइंस को बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता चला कि जिसे बोर एक लाइन समझ रहे थे वो असल में कई बहुत पतली पतली लाइनों का ग्रुप थी। और बोर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं था। और फिर आया फाइनल गेम ओवर मोमेंट, जिसने बोर के मॉडल की नींव ही हिला दी, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा कि हम किसी इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड पोजीशन और उसकी स्पीड दोनों एक साथ कभी भी सटीकता से जान ही नहीं सकते। मतलब अगर एक को जानने की कोशिश करेंगे तो दूसरा धुंधला हो जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब था कि बोर का जो फिक्स्ड ऑर्बिट का आइडिया था, एक तय रास्ते का आइडिया, वही गलत साबित हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एक ग्रह की तरह किसी फिक्स्ड ट्रैक पर नहीं घूम रहा? बिल्कुल नहीं। हाइजेनबर्ग ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ग्रह नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी का एक बादल है, एक क्लाउड। क्लाउड? हाँ, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि उसके किसी खास जगह पर पाए जाने की संभावना कितनी है, लेकिन ये कभी नहीं बता सकते कि वो इस पल में ठीक कहाँ है। इस एक आइडिया ने बोर के सोलर सिस्टम जैसे मॉडल को हमेशा के लिए बदल दिया। तो क्या बोर का सारा काम बेकार हो गया? मतलब नोबेल प्राइज सब कुछ एक गलत आइडिया पर आधारित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचना गलत होगा। बोर के काम की विरासत यही है कि वो क्लासिकल फिजिक्स की पुरानी दुनिया और क्वांटम मैकेनिक्स की नई अजीब दुनिया के बीच एक पुल थे, एक ब्रिज। हाँ, उनका मॉडल वो पहली मंजिल थी जिस पर चढ़कर ही हम आज की मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स तक पहुंच पाए हैं। आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं, ऑर्बिटल्स यानी 3D प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स में होते हैं। लेकिन ये समझ बोर के काम से शुरू हुई। और इसका हमारी टेक्नोलॉजी पर क्या असर हुआ? सोर्स में लेजर और कंप्यूटर का जिक्र है। ये सीधा कनेक्शन है। बोर का क्वांटम जंप का आइडिया ही लेजर टेक्नोलॉजी की नींव है। लेजर में हम बस यही तो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं। हाँ, लाखों करोड़ों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एनर्जी देकर एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं और फिर उन्हें एक साथ नीचे कूदने पर मजबूर करते हैं। जब वो सब एक साथ कूदते हैं तो उनसे निकलने वाले सारे फोटॉन्स एक ही टीम की तरह होते हैं और वही हमें एक पावरफुल फोकस लेजर बीम के रूप में दिखती है। बिल्कुल। बिना क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के आइडिया के लेजर बनाना नामुमकिन था। तो बोर के क्वांटम नियमों ने हमें एटम के अंदर छिपे लाइट के कोड को समझने में मदद की। ये सोचने वाली बात है कि आज जब हम ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों जैसे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी
को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कौन से नए कोड या नियम खोज रहे होंगे जिनके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता। सही बात है। शायद कोई नया बोर किसी बिल्कुल ही नए नियम के साथ आने वाला है जो हमारी समझ को फिर से बदल देगा।